प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे। अर्थशास्त्र मॉडल प्रश्न पत्र 2 का यह सेकंड पार्ट का वीडियो है, जिसमें से आज हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को बता दिया है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल DRGP82 पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अर्थशास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीमितता सभी आर्थिक समस्याओं की जननी है, स्पष्ट करें। सीमितता मतलब होता है अभाव। अगर आपके पास अभाव है तो विभिन्न तरह की समस्या होगी। तो किताबी भाषा में है कि आर्थिक समस्याओं की उत्पत्ति का मूल कारण मानव जीवन की कुछ आधारभूत एवं मौलिक आवश्यकताएं हैं। मतलब जो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है वो क्या है, उसका मूल कारण है आर्थिक समस्या। सर्वप्रथम हमारी आवश्यकताएं अनंत एवं असीमित है। मानवीय आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं है। आदि मानव की आवश्यकताएं बहुत कम थी, परंतु आर्थिक विकास के साथ ही मनुष्य की आवश्यकताओं में भी निरंतर वृद्धि हुई है। आज हमारी अनेक आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन सीमित है। साधनों से हमारा तात्पर्य मानवीय श्रम, प्राकृतिक एवं पूंजीगत साधन तथा इसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं या धन से है। मानव की तुलना में इन साधनों की पूर्ति सीमित है तथा इनका वैकल्पिक अथवा कई प्रकार के से प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम देश में उपलब्ध लोहा एवं इस्पात से मकानों, पुलों, मशीनरी तथा उपकरण आदि का निर्माण कर सकते हैं अथवा अर्थशास्त्र का इस सीमित साधन द्वारा इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही मनु की आवश्यकता है, मनु मतलब यहाँ मनुष्य हो जाएगा, मनुष्य की आवश्यकताओं की तीव्रता में भी भिन्नता होती है। हम अपनी सीमित साधनों से सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, अतएव हमें यह निर्णय लेना होता है कि इन सीमित साधनों का विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार प्रयोग या आवंटन किया जाए। हमें अपनी आवश्यकताओं के बीच चुनाव करना पड़ता है तथा इन साधनों का प्रयोग पहले अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र की मूल समस्या चुनाव या चयन की समस्या है, जो साधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न होती है। कहने मतलब है कि ये जो चयन का समस्या है रॉबिन्स नामक अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया है और उन्होंने बताया है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती वो क्या है, अनंत है, और उसके पास जो साधन होता है वो सीमित है। मतलब पैसा आपके पास सीमित मात्रा है। मतलब आप बाजार जाइए तो आपको तरह तरह का चीज़ खरीदने का मन करेगा, लेकिन आपके पास जितना पैसा रहेगा उतना ही हम खरीद सकेंगे। तो हमको चुनाव करना पड़ता है कि मेरे लिए क्या आवश्यक है, और वही आर्थिक समस्या भी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की आय में होने वाला परिवर्तन किसी वस्तु के लिए उसकी मांग को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं, लेकिन आय में होने वाले परिवर्तन का सभी वस्तुओं की मांग पर एक जैसा प्रभाव नहीं होता है। वास्तव में किसी वस्तु की मांग पर आय का प्रभाव उस वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर अधिकांश वस्तुएं जिनका वह चयन या मांग करता है उनकी मात्रा बढ़ जाती है। इसके विपरीत आय में कमी होने पर मांग की मात्रा घट जाती है। इस प्रकार की वस्तुओं को समान वस्तु कहते हैं। समान वस्तुओं पर आय का प्रभाव धनात्मक होता है। समान वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उसकी आय की दिशा में ही गतिमान होती है। अच्छी अथवा उत्तम कोटि के खाद्य पदार्थ, फैंसी वस्त्र आदि समान वस्तुओं के उदाहरण हैं। आय में वृद्धि होने पर समान वस्तुओं की मांग बदलकर पूर्व मांग वक्र की दाईं ओर तथा आय में कमी होने पर बाईं ओर खिसक जाती है। कहने मतलब है कि अगर उपभोक्ता का आय बढ़ता है तो वो अपना समान वस्तु का मांग क्या होता है, बढ़ा देता है। आय बढ़ने पर समान वस्तु का मांग बढ़ेगा और वक्र कहाँ चली जाएगी, दाईं ओर शिफ्ट करेगी। और वही अगर आय में कमी होती है तो वो समान वस्तु का मांग को घटा देता है और वक्र कहाँ जाएगा, बाईं ओर शिफ्ट कर जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसे भी हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में जाती है। ऐसी वस्तुओं को निम्न स्तरीय वस्तुओं, यहाँ वस्तुओं हो जाएगा, वस्तुओं की संज्ञा दी जाती है। निम्न स्तरीय वस्तुओं पर आय का प्रभाव
ऋणात्मक होता है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर इन वस्तुओं की मांग, या मांग हो जाएगा, मांग घटती है तथा आय कम होने पर बढ़ती है। जैसे मोटा अनाज, मोटा कपड़ा आदि निम्न स्तरीय वस्तुओं के उदाहरण हैं। आय में वृद्धि होने पर निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग बदलकर पूर्व के मांग वर्ग के बाईं ओर तथा आय कम होने पर दाईं ओर खिसक जाती है। कहने मतलब है कि जो घटिया वस्तु होती है, अगर मेरा आय कम है तो हम लोग उसका क्या करते हैं, घटिया वस्तु का मांग करते हैं, और जैसे जैसे मेरा आय बढ़ता है वैसे वैसे हम इसका मांग को घटाते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिफल के नियम से आप क्या समझते हैं? तो प्रतिफल के नियम को उत्पत्ति या उत्पादन का नियम भी कहते हैं। हम जानते हैं कि उत्पादन या निर्गत साधन आगतों का फल होता है। प्रतिफल के नियम आगतों में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्गत में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करता है। मतलब जो भी मेरे पास साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, ये सब क्या हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे आगत। और जो इस साधन का प्रयोग करके जो हम उत्पादन करेंगे, कोई सामान बनाते हैं, तो वो मेरा कहलाएगा निर्गत। तो मान ले कि बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए एक फर्म अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहता है, इसके लिए उसे साधन आगतों की मात्रा में वृद्धि करनी होगी। लेकिन अल्पकाल में स्थिर साधनों की मात्रा में परिवर्तन संभव नहीं है। इस अवधि के अंतर्गत केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अल्पकाल में स्थिर साधनों में कोई परिवर्तन लाए बिना एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा में परिवर्तन से उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग परिवर्तनशील अनुपात का नियम या परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। इसी को हम लोग विविध अनुपात का नियम या चल अनुपात नियम या साधन का प्रतिफल भी बोलते हैं। अतः इसे अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं। परंतु दीर्घकाल में स्थिर तथा परिवर्तनशील सभी साधन आगतों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जिससे उत्पादन का पैमाना ही बदल जाता है। इस प्रकार दीर्घकाल की स्थिति में उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन से उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे पैमाने का प्रतिफल का नियम कहते हैं। यह नियम दीर्घकाल में आगत और निर्गत के संबंध की व्याख्या करता है। अतएव इसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं। मतलब जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है उसको हम लोग अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं, और जो पैमाने का प्रतिफल है उसको हम लोग दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा तथा एकाधिकार में अंतर बताएं। तो पहला अंतर है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में किसी वस्तु के विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक रहती है, लेकिन एकाधिकार के अंतर्गत उस वस्तु का केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्पर्धा पूर्ण होती है, जबकि एकाधिकार में प्रतिस्पर्धा अथवा प्रतियोगिता शून्य होती है। इस प्रकार पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक सिरे की स्थिति है तथा एकाधिकार दूसरे सिरे की स्थिति है। तीसरा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की, यहाँ पूर्ण प्रतिस्पर्धा की जगह पूर्ण प्रतियोगिता भी लिखा रह सकता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध है, लेकिन एकाधिकारी के वस्तु का स्थानापन्न नहीं होता है। फिर पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी उद्योग में उत्पादकों को प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, लेकिन एकाधार की स्थिति में नए उत्पादकों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण प्रतिबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोग की औसत प्रवृत्ति क्या है, इसे किस प्रकार मापते हैं? तो उपभोग प्रवृत्ति की व्याख्या करने के लिए केन्स ने उपभोग की औसत तथा सीमांत प्रवृत्ति की धारणा का प्रयोग किया है। और उपभोग की औसत प्रवृत्ति APC, तो यह है कि कुल उपभोग तथा कुल आय का अनुपात है। कहने मतलब है APC बराबर क्या हो जाएगा, C/Y, मतलब उपभोग और आय का अनुपात होता है औसत उपभोग प्रवृत्ति। दूसरे शब्दों में यह कुल आय का वह भाग है जो उपभोग पर व्यय किया जाता है। मतलब अगर मेरे पास 10 रुपया है, 3 रुपया का हम खा गए तो 3/10 हो जाएगा मेरा औसत उपभोग प्रवृत्ति। यह एक विशेष समय पर कुल आय एवं कुल उपभोग के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करता है। उपभोग की औसत प्रवृत्ति कुल उपभोग में कुल आय से भाग देकर निकाली जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की कुल वास्तविक आय 1000 रुपये जिसमें से वह 800 रुपये उपभोग पर खर्च करता है, तब उपभोग की औसत प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, APC बराबर हो जाएगी 800/1000। इससे ये कट जाएगा तो हो जाएगा मेरा 0.8 जो हो जाएगा औसत उपभोग प्रवृत्ति हो जाएगा। औसत उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला है APC बराबर C/Y। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि उपभोग की औसत प्रवृत्ति का मूल्य 1 अथवा इकाई से अधिक
भी हो सकता है। ऐसा उस स्थिति में होता है जब उपभोग आय की अपेक्षा अधिक होता है। द्वितीय, एपीसी का मूल्य कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि कुल आय शून्य होने पर भी मनुष्य के जीवित रहने के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यक है। मतलब यह औसत उपभोग प्रवृत्ति शून्य नहीं होगा, क्योंकि हर मनुष्य को जिंदा रहने के लिए उपभोग तो करना ही होगा, इसीलिए शून्य नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में भेद करें। तो करों को प्रायः प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रत्यक्ष कर को हम लोग मोटा मोटी यही जानेंगे कि जिस पर कर लगाया गया, टैक्स लगाया गया है, वही कर का भुगतान करेगा तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। और यदि जिस पर कर लगाया गया वह किसी दूसरे पर टाल देता है और वो आदमी, दूसरा आदमी भुगतान करता है, तो उसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर वह है जो पूर्णतया उसी व्यक्ति को चुकाया जाता है जिस पर वह लगाया जाता है। दूसरे शब्दों, जब किसी कर का आघात और अंतिम भार दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तब उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इस प्रकार के कर के भार को दूसरे व्यक्तियों पर टाला नहीं जा सकता, जैसे आयकर, संपत्ति कर, मृत्यु कर, उपहार कर इत्यादि। डाल्टन के अनुसार प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भुगतान वास्तव में उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर यह कानूनन लगाया जाता है। इसके विपरीत क्या है, अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर वह कर है जिसे चुकाने वाला व्यक्ति उसे पूर्णतया या अंशतया दूसरे व्यक्तियों पर टाल देता है। इस प्रकार का कर एक व्यक्ति पर लगाया जाता है किंतु इसका मौद्रिक भार अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर मुख्यतः वस्तु और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, जैसे बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, मनोरंजन कर, आयात निर्यात कर इत्यादि। हम लोग बाजार से जो भी सामान खरीदते हैं तो उसका पैकेट में लिखा रहता है दाम, और उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा रहेगा इंक्लूडेड ऑल टैक्स। इसका मतलब है कि उस पर टैक्स लगा हुआ है और जो वो सामान को खरीदेगा वही टैक्स का भुगतान करेगा। तो ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला है, पूर्ति में वृद्धि और कमी से आप क्या समझते हैं। तो जब कीमत में नहीं वरन उत्पादन तकनीक आदि अन्य कारणों में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। यह एक बात को दर्शाती है कि उसी कीमत पर वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो गई। इस प्रकार जब कीमत में नहीं वरन अन्य कारणों में परिवर्तन के कारण पूर्ति घट जाती है तो उसे पूर्ति में कमी की संज्ञा दी जाती है। इसके फलस्वरूप पूर्ति वक्र नीचे अथवा ऊपर की ओर बदला होता है। कहने मतलब है कि तकनीक में परिवर्तन के कारण यदि पूर्ति बढ़ जाता है, मतलब सामान ज़्यादा हम लोग उत्पादन करते हैं तो उसको हम लोग पूर्ति में वृद्धि कहेंगे। और तकनीक में कमी के कारण, तकनीक मतलब हो गया जैसे मेरा मशीन का प्रयोग करके हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन अगर बढ़ रहा है तो वो पूर्ति में वृद्धि कर रहेगा। और मशीन में अगर कमी हो गया, खराब हो गया या कम हो गया जिसके कारण मेरा पूर्ति घट गया है तो वो पूर्ति में कमी कहलाएगा। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मांग वक्र से आप क्या समझते हैं। मांग वक्र का झुकाव ऊपर से नीचे दाहिनी ओर क्यों होता है। तो मांग वक्र क्या है और उसका झुकाव दाहिनी ओर क्यों होता है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि मांग और मूल्य के बीच हमेशा विपरीत संबंध होता है और इसी विपरीत संबंध के कारण मांग वक्र दाहिनी ओर गिरता है। किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच घनिष्ठ संबंध है। अन्य बातों के समान रहने पर एक उपभोक्ता की मांग पूर्ण रूप से वस्तु की कीमत पर निर्भर हो जाती है। समानतः किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के बीच नकारात्मक अथवा विपरीत संबंध होता है। वस्तु की कीमत गिरने से उसकी मांग बढ़ जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने से घट जाती है। इसे हम मांग का नियम कहते हैं। मांग के नियम का ग्राफिक अथवा बिंदु रेखीय चित्रण मांग वक्र कहलाता है। जैसा कि ये वक्र देख सकते हैं, ये क्या है, ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिर रही है, जो कीमत और वस्तु की मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और आपके लिए उबाऊपन हो जाएगा, इसलिए हम इसको धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदासीन वक्र की विशेषता की व्याख्या करें। तो उदासीन वक्र, इस तरह का जो वक्र होता है इसको हम लोग उदासीन वक्र कहते हैं और इसका प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इसका विशेषता है कि उदासीन वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। दूसरा, उदासीन वक्र नीचे उदासीन वक्र की तुलना में ऊंचे संतुष्टि स्तर को बताता है। मतलब ये उदासीन वक्र और इससे अगर ऊपर उदासीन वक्र है तो ये IC2 जो है वो ज़्यादा संतुष्टि को बताएगा IC1 की तुलना में। अगला है, एक ही उपभोक्ता के दो उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। मतलब दो उदासीन वक्र क्या होगा, आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तीसरा है, उदासीन वक्र कभी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करते हैं। पांचवा, उदासीन वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है क्योंकि ये घटती हुई होती। उन्नतोदर कहने मतलब होता है ये जो है
अच की ओर क्या होता है, उठा हुआ रहता है, इसी को उन्नतोदर कहते हैं। उदासीन वक्रों का समांतर होना आवश्यक नहीं है। पूर्ण स्थानापन्न वस्तु में उदासीन वक्र समांतर होते हैं। उदासीन वक्र गोलाकार भी हो सकता है। फिर बोल्डिंग के अनुसार जो कथन है इसको आप लोग देख लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकार की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। तो एकाधिकार में हमेशा बेचने वाला एक होता है, खरीदने वाले अनेक होते हैं। इसका मुख्य विशेषता क्या है, एकल उत्पादक होता है, मतलब बेचने वाला एक होता है। दूसरा है निकट स्थानापन्न का अभाव होता है, मतलब वो जो सामान बनाएगा वो जल्दी दूसरा पास बाजार में नहीं उपलब्ध होगा। तीसरा है प्रवेश पर प्रतिबंध, फर्म जो है उद्योग में प्रवेश तुरंत नहीं कर सकता, ना ही निकल सकता है। फिर है ऋणात्मक ढाल वाला मांग वक्र होता है। अगला इसका है कीमत निर्धारण। इसमें कीमत जो निर्धारण होता है क्या होता है कि पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होने के कारण एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत को स्वयं नियमित करता है, मतलब वो स्वयं ही निर्धारित करता है। मतलब ये बाजार शक्तियों द्वारा इसका मूल्य निर्धारण नहीं होता है। बाजार शक्ति क्या है कि मांग और पूर्ति जहां आपस में बराबर होती है वहीं पर मूल्य निर्धारण होता है। ये किस में होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, जबकि एकाधिकार में ऐसा नहीं है। फिर है मूल्य विभेद। मूल्य विभेद मतलब जो एकाधिकारी होता है मेरे लिए 10 रुपया दाम रखेगा और आपके लिए 50 रुपया दाम रख सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं मूल्य विभेद करना। 18 नंबर क्वेश्चन है, केन्स के आय एवं रोजगार सिद्धांत की व्याख्या करें। तो केन्स आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। 1930 में अपना किताब लिखे थे द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और उसी में अपना रोजगार सिद्धांत की व्याख्या किए थे। आप इसको देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर करके उतार लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ा देते हैं। और अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से हम इसको समझा देंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, बजट कितने प्रकार के होते हैं, उनके गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। तो बजट क्या है, संतुलित बजट है और असंतुलित बजट। संतुलित बजट का आप लोग देख सकते हैं परिभाषा क्या है। और ये सारा जो नोट्स है PDF फॉर्मेट में आपको क्रोम ब्राउज़र में जाकर लिखना है DRGP82 और उसको सर्च कर देना। सर्च करने के बाद आपको दीपक कुमार मिलेगा और आपको ये नोट्स वहाँ उपलब्ध मिलेगा। दूसरा है बचत बजट। तो आशा करते हैं आपको ये कुछ समझ में आ गया होगा और इसको आप लोग बढ़िया से उतार लीजिए, याद कर लीजिए। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।